Hello, dear friends. Our today's topic that we are going to discuss is subject and verbs agreement. इस सीरीज में हम चल रहे हैं, इसकी कुछ क्लासेस चलेगी, बट बिफोर वी शुड इनहेंस आवरसेल्व्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वी हैव अ क्वेश्चन. हमारे सामने एक सवाल है. द टीचर एंड क्लर्क डैश कमिंग. यहां पर डैश दिया है और इनमें से हमें एक ऑप्शन देखना है, या तो इज यहां पर लगाएं या एम लगाएं या फिर आर लगाएं. हम पढ़े लिखे हैं, आई अंडरस्टैंड कि आप यहां पर आसानी से क्या आना चाहिए, शायद आपको इसके बारे में जानकारी है, लेकिन फिर भी यहां पर आना क्या चाहिए. यदि हम इसको पढ़े तो यहां पर आएगा द टीचर एंड क्लर्क इज कमिंग. इस सेंटेंस को यहीं पे खत्म कर देते हैं हम. इज कमिंग. तो यहां पर इज क्यों आया, आर क्यों नहीं आया. आर भी तो आ सकता है. बिल्कुल सही. सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट का मतलब हमें समझना है. व्हाट इज द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता क्या है. जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, व्हेनेवर वी राइट अ सेंटेंस, तो उस सेंटेंस को आपने टेंसेस में पढ़ा होगा. सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हमने देखा एक वर्ब होती है. यदि सिंपल प्रेजेंट पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, साथ में एस या ईएस लगा होता है, और फिर यहां पर ऑब्जेक्ट करके हम कुछ इस तरीके से सेंटेंसेस के टेंसेस को पढ़ते हैं. तो यहां पर जब हम इसको ध्यान देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा. यदि सब्जेक्ट में ही, शी या इट आता है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेगा. और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने टेंसेस में पढ़े हैं वो सारे के सारे यहां पर लागू होते हैं. तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट के बारे में हम इन शॉर्ट, बिना समय गवाए बता देना चाहते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है, खास तौर पर प्रेजेंट टाइम में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में भी यदि हम जाते हैं, तो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो उस सेंटेंस में आप देखोगे कि उसमें एक सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा. जो असर्टिव सेंटेंसेस है उसमें सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, और जब सब्जेक्ट होगा तो उसके बगल में वर्ब लगेगी. बिना वर्ब के हम सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते, और वो भी फाइनाइट वर्ब की जरूरत होती है. तो जब भी हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है दोस्तों, रूल ये बोलता है तो जो वर्ब है उसको भी सिंगुलर में ही आना पड़ेगा. रूल बोलता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसी सेंटेंस का जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना अनिवार्य है. अब वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं साहब. वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं. जैसे वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, उसे सिंगुलर बनाया जाता है, और जब हम वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं उसमें हम उसके एंड में एस या ईएस लगा देते हैं, तो वो सिंगुलर बन जाता है. और जो रूल्स हमने नाउन में पढ़े हैं, सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि एस जोड़ने की जो प्रक्रिया हमने नाउन में पढ़ी है, वो प्रक्रिया यहां पे वर्ब पे भी लागू होती है. चलिए, यहां तक तो हमें समझ में आ गया. अब बात ये चल रही है कि जब हम सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं तो उसके अंदर क्या सिर्फ वर्ब ही सिंगुलर आएगी? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी. बिल्कुल सिंगुलर आएगी. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी. लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर ही है? ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पर हमें पता ही नहीं चलता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है. हम असमंजसता में चले जाते हैं और सब्जेक्ट को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि यार ये सिंगुलर है या प्लूरल है, और वहां पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है. उदाहरण के तौर पर यहां पर हमने देखा द टीचर एंड क्लर्क, तो हमने एंड से दो नाउन्स को जोड़ दिया. उसके बावजूद भी यहां पर हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर लगाई. क्यों लगाया ऐसा? ऐसे क्या बात है? तो
यहां पर बात चल रही है कि यदि पहले वाले नाउन के एंड से पहले जो इस्तेमाल होने वाला नाउन है उससे पहले यदि कोई आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है और एंड के बाद में यदि कोई नाउन आ रहा है उसके साथ में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ये दोनों के दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं। इसका मतलब हो गया टीचर और क्लर्क एक ही व्यक्ति है। वही व्यक्ति टीचर का काम कर रहा है और वही व्यक्ति क्लर्क का भी काम कर रहा है। ऐसे समय पर हम उस सब्जेक्ट को सिंगुलर समझते हैं और वहां पर जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। आज हम कुछ इन्हीं विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पूरा चैप्टर खत्म नहीं करेंगे, इसकी कुछ सीरीज लेकर चलेंगे सो दैट आप 10 से 15 या 20 मिनट का जो आप समय निकालेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो थोड़ा ठीक रहेगा। एकदम से सारी चीज पढ़ लेना इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हम सोचते हैं मैंने पढ़ लिया। चलो इन बातों को छोड़िए और चलते हैं इसके अंदर। तो देखिए रूल नंबर 1 के हिसाब से हम पढ़ेंगे। यहां पर देखिए ये क्या बोल रहा है कि इसके कुछ नियम बनाए गए हैं। देयर आर सम रूल्स दैट वी हैव मेड फॉर देम। रूल क्या बोलते हैं कि when two or more nouns are joined with and, किसके द्वारा? एंड के द्वारा। यदि हम दो या दो से अधिक नाउन्स को हम जब एंड से जोड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। उदाहरण के तौर पर रवि एंड रमेश, तो रवि और रमेश दो अलग अलग व्यक्ति हैं। अब यहां पर हमें लगाना था वॉज या वर, तो वॉज जो है ये सिंगुलर वर्ब को संबोधित करती है। वॉज जो है ये सिंगुलर वर्ब है भैया, ठीक है, और वर जो है ये प्लूरल वर्ब मानी जाती है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट कितना बड़ा हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। तो यहां पर हमें क्या लगाना है? रवि एंड रमेश वो क्लासमेट्स। रवि एंड रमेश वो क्लासमेट्स। तो इसका आंसर यहां पे क्या आएगा? वह आएगा। एकदम साधारण सी बात है, एंड से जब हम दो प्रॉपर नाउन्स को जोड़ देते हैं। नीचे और है हमारे पास में, हम दो से अधिक नाउन्स लिए तो हर बार हम एंड नहीं लगाते। उस एंड को दिखाने के लिए हम यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए रवि शंकर एंड मोहन, रवि शंकर एंड मोहन डैश वर्क्ड टुगेदर, डैश वर्क्ड टुगेदर। या तो हैज आएगा या हैव आएगा। तो सबसे पहले हमारा काम है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट जो है जुड़ा किससे है? एंड से जुड़ा है। तो यहां पे देखिए रवि शंकर एंड मोहन, तो सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? हैज होता है, हेल्पिंग वर्ब। और प्लूरल वर्ब क्या होता है? हैव होता है। तो क्या आना चाहिए था? आंसर हैव आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि हमने एंड से जोड़ के देखा। देखिए यदि प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है भाई, प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है तो सब्जेक्टिव केस में शी थर्ड पर्सन फेमिनाइन जेंडर होता है और आई फर्स्ट पर्सन मस्कुलाइन जेंडर है। दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस में शी एंड आई। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। प्लेइंग चेस, तो यहां पर एम लगाऊं या आर लगाऊं? सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है क्योंकि एंड से हमने जोड़ दिया। तो यहां पर आप क्या लगाओगे? आर। एम नहीं लगेगा, इज भी नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, एंड से हम जोड़ रहे हैं। यहां पर देखते हैं अब एंड के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एंड के भी कई बार हम कुछ नियम कायदे से चलते हैं। यदि आर्टिकल का इस्तेमाल हो रहा है, यदि आर्टिकल का इस्तेमाल हो रहा है तो हम कैसे उन सब्जेक्ट को कैसे तो हम बनाएंगे और कैसे वहां पर हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लेकर आते हैं, इस रूल के हिसाब से पढ़ते हैं। तो एक रूल ये बोलता है कि नाउन्स विद आर्टिकल में व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड विद एंड, जब दो नाउन्स को एंड से जोड़ा जाता है, कंडीशन नंबर 1, when two nouns are joined with and the noun placed before and has an article। वही वाली बात जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था। यदि दो नाउन्स को हमने एंड से जोड़ दिया, दो नाउन्स को हमने एंड से जोड़ दिया लेकिन वो प्रॉपर नाउन नहीं होने चाहिए, और
उन नाउन्स के पहले, क्योंकि प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है, वो आर्टिकल की क्लास में हम देखेंगे। यहां पर पहले वाले एंड से पहले जो नाउन का इस्तेमाल हुआ है उसके साथ में यदि आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, भले वो डेफिनाइट आर्टिकल है भले वो इनडेफिनाइट आर्टिकल है, यदि और दूसरे वाले एंड के बाद में जो नाउन आ रहा है उसके साथ यदि आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसे समय पर दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को संबोधित करेंगे और वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर माना जाता है, वो सिंगुलर माना जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे द टीचर एंड क्लर्क इज कमिंग, क्या लगाएंगे हम, इज कमिंग, जो हम वहां पर लगाए थे सेम वो का वो सेंटेंस है ताकि आपको समझाया जा सके। अब देखिए यहां पर ये आपके सामने आंसर है। अब आपको इनमें क्या लगाना है, या तो आर लगाओ या इज लगाओ, या तो आर लगाओ या इज लगाओ। द carpenter एंड poet डैश प्रेजेंट इन द सेमिनार। तो इन दोनों में से यदि हम देखें, कारपेंटर और जो पोएट है वो दोनों एक ही व्यक्ति, कारपेंटर ही कभी कभी काम करता है, तो यहां पर आप क्या लगाओगे, इज प्रेजेंट इन द सेमिनार। तो हम क्या बोलेंगे, द carpenter एंड poet इज प्रेजेंट इन द सेमिनार। ये इसका आंसर हो गया, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, कंडीशन नंबर बी क्या बता रहा है। कंडीशन बी, अभी हम एंड में ही चल रहे हैं, यानी कि हम नाउन्स को एंड से जोड़कर ही चल रहे हैं। प्रॉपर नाउन्स को जब आप एंड से जोड़ते हो तो सीधी बात है, पता चल जाता है। कॉमन नाउन्स की बात चल रही थी, यहां पर देखिए, व्हेन टू और मोर नाउन्स आर जॉइंड विथ एंड ऑल नाउन्स हैव आर्टिकल्स, या दो से अधिक नाउन्स को आप एंड से जोड़ रहे हो, किससे, एंड से जोड़ रहे हो, और हर एक नाउन अपने साथ में कोई ना कोई आर्टिकल लेकर चल रहा है, उनके साथ में कोई आर्टिकल है सभी नाउन्स के साथ में। तो ऐसे समय पर वो सारे के सारे जो नाउन्स हैं वो अलग अलग व्यक्तियों को संबोधित करेंगे, और वहां पर जो वर्ब है वो प्लूरल ही हमें लगाना पड़ता है। तो देखिए यहां पर अ क्लर्क एंड अ कारपेंटर, यहां पर बोल रहे हैं अ क्लर्क एंड अ कारपेंटर, और यहां पर हम बोले, यहां पर ऑप्शन में देता हूं आपको, या तो इज लगाओ या एम लगाओ या फिर आर लगाओ। तो अ क्लर्क एंड अ कारपेंटर डैश वेटिंग फॉर यू, इनमें से क्या लगाओगे आप, इनमें से लगाओगे आप आर, क्योंकि अब इस कारपेंटर से पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है और क्लर्क से पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल नाउन का, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यदि मैं इसमें पास्ट में पूछूं आपसे कि यहां पर वॉज या वर्ड लगाओ, तो क्या लगाएंगे आप, यहां पर आप लगाएंगे वो, क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे। जैसा सवाल आएगा वैसा हम लगा सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। द प्रिंसिपल, द टीचर एंड द क्लर्क डैश कंप्लीटिंग द पेंडिंग वर्क। तो यहां पर यदि मुझसे पूछा जाए कि आपको इज, एम और आर में से एक वर्ब लगानी है, इज सिंगुलर के लिए लगता है एम, यदि सब्जेक्ट आई होता है तो एम लगता है, और आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगाया जाता है, क्योंकि आर प्लूरल वर्ब माना जाता है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पर प्रिंसिपल से पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ है, टीचर से पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, और क्लर्क से पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे समय पर ये तीनों के तीनों व्यक्ति अलग अलग हैं, तो यहां पर आप किसका इस्तेमाल करोगे, आर का इस्तेमाल करोगे। अब सी बोल रहा है, सी, यहां पर देखिए, कई बार हम दो नाउन्स को जोड़ते हैं और वो जो दो नाउन्स को एंड से जोड़ने के बाद में वो दोनों नाउन एक ही वस्तु को डिनोट करती है, एक ही वस्तु के बारे में जानकारी देती है, एक ही आइडिया के बारे में जानकारी देती है। ऐसे समय पर उन दो नाउन्स को जोड़ने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, वहां पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, तो ये दोनों के दोनों एक ही आइडिया को इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसे समय पर हमें यहां पर विंस का इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखने वाली चीज है।
ये फ्रेज है एक प्रकार से जो एक ही आइडिया को इंडिकेट कर रहा है। ब्रेड एंड बटर इज नॉट माई ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज नॉट माई ब्रेकफास्ट, ये एक ही आइडिया को संबोधित कर रहा है। ऐसे समय पर एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़ने के बावजूद भी हम यहां पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए हैं, यही चीज हमें समझना है। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 3 बोलता है कि वर्ड्स लाइक ऑल, मैनी, both, several, few, a few, the few, etc. generally seems plural. Hence, they take plural verb with them. अब यहां पर जो लिखा हुआ है all, many, both, several, few, a few, the few, ये हमने प्रोनाउंस में और एडजेक्टिव्स में पढ़ा है कि ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस के बारे में हम बात करते हैं, इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वो जो इनडेफिनाइट एडजेक्टिव्स और इनडेफिनाइट प्रोनाउंस हैं, ये वही चीजें हैं। इनके साथ में आजा भाई आजा, रख। और यहां पर आप देखेंगे कि सेवरल बुक्स, कुल मिला के ऑल हो गया, मैनी हो गया, बोथ हो गया, सेवरल हो गया, फ्यू, ये एडजेक्टिव्स का भी काम करते हैं और प्रोनाउन का भी काम करते हैं। एडजेक्टिव्स कब होते हैं? जब इनका इस्तेमाल हम किसी नाउन के साथ में करेंगे तो एडजेक्टिव्स होते हैं। फिलहाल सब्जेक्ट एंड वर्ब की एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। और यदि ये अकेले इस्तेमाल होते हैं, किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, उस समय पर हम इनको प्रोनाउंस के रूप में पहचानते हैं। बिल्कुल यहां पर ये बोल रहा है कि ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं, ये अपने साथ में हमेशा प्लूरल नाउन को लेकर आते हैं, हमेशा प्लूरल नाउन को लेकर आते हैं। और यदि ये प्लूरल नाउन के साथ में नहीं भी आते हैं, पहले सेंटेंस में यदि इनका इस्तेमाल, पहले सेंटेंस में किसी नाउन को हमने इंडिकेट किया है और उसके बाद में उन नाउन्स के लिए हम इनका यूज करें, तो उस समय पर ये उन नाउन्स को इंडिकेट करके वहां पर इस्तेमाल होंगे। तो ऐसे समय पर यदि ये सब्जेक्ट का काम करें और उसके आगे यदि कोई वर्ब हमें लगानी पड़े और हमसे पूछा जाए कि यहां पर कौन सी वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो वहां पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल आपको करना है। यहां पर सेवरल बुक्स का इस्तेमाल किया, तो जो बुक्स है वो काउंटेबल नाउन, क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन यदि आता है तो वो प्लूरल नंबर में आएगा। तो आप देखेंगे सेवरल बुक्स डैश अवेलेबल इन मार्केट, तो यहां पर आप आर लगाओगे, क्योंकि आर जो है ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और सब्जेक्ट हो गया सेवरल बुक्स। ऐसे नीचे देखते हैं, देखिए यहां पर सम पीपल, तो पीपल जो है, पर्सन जो है, पर्सन, ये सिंगुलर नंबर है, इसका प्लूरल होता है पीपल, इसका प्लूरल क्या होता है? पीपल। तो यहां पर पीपल के आगे एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहां पर देखिए सम पीपल, तो सम पीपल की बात हो रही है, कुछ लोग। तो यहां पर अटेंड या अटेंड्स आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे अटेंड्स, सॉरी अटेंड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अटेंड? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऐसे समय पर हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जिस वर्ब के एंड में ऐसा आता है वह वर्ब सिंगुलर मानी जाती है। फिर अगले रूल में चलते हैं हम। यहां पर देखिए, अब ये बहुत कमाल की चीज है। ये बोल रहा है मैनी ए, मैनी जो है, मैनी, यहां पर यदि मैं लिखूं मैनी और इसके बगल में यदि मैं कोई नाउन लगाता हूं, तो वो काउंटेबल नाउन आएगा। मैनी बॉयज, मैनी बॉयज हैव, मैनी बॉयज हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। तो यहां पर आपने क्या देखा? मैनी के बगल में प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हुआ है। जैसे प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया, हमने हैव लगा दिया, क्योंकि मैनी के तुरंत बाद हमने क्या लगा दिया? प्लूरल नाउन लगा दिया। लेकिन जैसे मैनी के बाद में ए आता है,
मैनी के बाद में ए आता है। ऐसे समय पर इसके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। यहाँ पे मैनी अ बुक, तो मैनी ऑलवेज टेक्स सिंगुलर नाउन आफ्टर इट। मैनी ए के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना अनिवार्य है उस सेंटेंस के अंदर। मैनी अ बुक, यहाँ पे बुक्स नहीं लगाया मैंने, तो यहाँ पर क्या करोगे, डैश केप्ट देयर टू रीड, तो यहाँ पर वॉज या वर आएगा, यहाँ पर आएगा वॉज। क्या आएगा भाई, इन दोनों में से क्या आएगा, वॉज आएगा। क्यों आया, क्योंकि मैनी के बाद में आपने देखा ए आया हुआ है। मैनी के बाद में यदि ए आता है और फिर नाउन आता है तो वो याद रखने वाली चीज है, वहां पर हमेशा नाउन जो है वो सिंगुलर नंबर में आएगा। ये भी एक प्रकार से रूल है, रूल नंबर 4। अब चलते हैं, एक और है। यहां पर देखिए मैंने लिखा मैनी अ स्टूडेंट्स। यदि मुझसे पूछा जाए स्पॉट द एरर, यदि आपके एग्जाम में आ जाए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको गलती करना है कि भाई ये गलत हो गया है, आपको ये नहीं लगाना था, यदि पूछे हमसे तो। ठीक है, तो ये मैं जानबूझ के लगाया सो दैट हमें पता चले कि यदि हमसे कोई गलती हो रही है तो कहाँ हो रही है। मैनी अ स्टूडेंट लगाना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं लगेगा, पहली चीज तो ये। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स जो आया, डैश प्लेइंग फुटबॉल, तो आप लिखोगे मैनी अ स्टूडेंट इज प्लेइंग फुटबॉल, इज प्लेइंग फुटबॉल। तो हम क्या लिखें, मैनी अ स्टूडेंट इज प्लेइंग फुटबॉल। तो हमारे पास में वर्ब जो है वो सिंगुलर लगी, तो इस सब्जेक्ट को हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का दर्जा दिया। अर्थ इसका प्लूरल हो रहा है, मीनिंग प्लूरल हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट को हमने सिंगुलर माना, तो ये रूल बोलता है इस रूल के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी हम इन नियम्स को पढ़ते हैं। अब पांचवा रूल क्या बोल रहा है, देखिए मच का इस्तेमाल हुआ है। मच जो है, मैनी और मच दोनों एक ही चीज है। मच यानी भी बहुत और मैनी यानी भी बहुत। मच जो है हमेशा नॉन काउंटेबल नाउन के साथ में इस्तेमाल होता है। मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ में इस्तेमाल होता है। मच इज यूज्ड विथ नॉन काउंटेबल नाउन, हेंस इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जब नॉन काउंटेबल नाउन आ गया तो समझो कि वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा, यानी कि नॉन काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर माना जाता है, और उसके बगल में यदि कोई भी वर्ब लगेगा वो सिंगुलर नंबर में ही होगा। तो मच मिल्क, यहां पर आप लिखोगे इज, इन दोनों में से इज और आर की जगह पर हम लिखेंगे इज टू बी बॉट टुडे। मच मिल्क इज टू बी बॉट टुडे, तो यहां पर हमने इज लगाया। ऐसे यहां पर देखिए देयर डैश मच नॉइज, तो यहां पर इज और आर में से क्या आएगा, इज आएगा। यहां पर ये ट्रांजिटरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेन ये है भाई, सब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है देयर इज मच नॉइज in our vicinity, there is much noise in our vicinity, there is much noise in our vicinity। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, is का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, is का, r का इस्तेमाल नहीं होगा। much हमेशा अपने साथ में किसका इस्तेमाल करता है, सिंगुलर नाउन, वो भी नॉन काउंटेबल। आज हमने पढ़े 5 रूल्स। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो शायद ये आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगा, सॉरी हर एग्जाम में काम आएगा। भले यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एनडी एग्जाम्स, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर सीडीएस, सीजीएल, बैंकिंग, व्हाटएवर एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्व्स, आई अश्योर यू कि आपको ये जो रूल्स हैं यदि आपने ध्यान से सुना है, वारंटी है कि आप इनको ध्यान में रखकर आपसे मिस्टेक तो हो ही नहीं सकती। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारा सीरीज चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड दीज आर द स्पेशल क्लासेस फॉर सेकंड ग्रेड टीचर्स, बिकॉज आपकी एग्जाम आने वाली है जून या जुलाई में, व्हाटएवर द डेट इज गिवन टू यू। अप टू दैट टाइम हैव अ नाइस डे, थैंक यू।